Hello everyone, good morning. So today we are going to start chapter number 4th, class plus 2 history. So chapter name is Thinkers, Beliefs and Buildings. So students इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग्स के बारे में, ठीक है जी. सो इट्स चैप्टर इज ऑल अबाउट द रिलीजियस फिलोसफी बिटवीन 600 BC टू 600 CE. तो लास्ट चैप्टर है जो हमने किया था वो किंग्स, फार्मर और टाउन से रिलेटेड था. तो इस चैप्टर में हमने रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है कि 600 BC से लेके 600 CE तक है जो कौन कौन सी रिलीजियस डेवलपमेंट है जो वो हुई, ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will understand the introduction of this chapter. इंट्रोडक्शन, थिंकर्स कौन होता है बच्चे. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकर्स का मीनिंग क्या होता है. थिंकर्स मीन्स जो एक लाइक फिलोसफर्स होते हैं जो एक अपने थॉट देते हैं और उस थॉट को लोगों में आगे स्प्रेड किया जाता है और उस सोच को, उस थॉट को वो लोग हैं जो वो अडॉप्ट करते हैं. वो किस वे से उसको अडॉप्ट करते हैं ये डिपेंड करता है वहाँ के सर्कमस्टांसिस के ऊपर, वहाँ की पोजीशन के ऊपर. सो थिंकर्स, बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में. तो मोस्टली जो इस चैप्टर में हमारे जो मेन थिंकर हैं वो हमने इंडिया से रिलेटेड है जो वो थिंकर हैं जो डिस्कस कर रहे हैं. तो महात्मा बुद्ध यानी कि जिसको लॉर्ड बुद्धा भी बोला जाता है उसके बारे में डिस्कस करना है. और सेकेंडली जैनिज़्म के जो मेन फाउंडर थे उनको महावीर जी को हमने डिस्कस करना है. तो ये मेनली हमारा जो फोकस रहेगा इस चैप्टर में, ये मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे जो फेमस थिंकर हैं महात्मा बुद्ध और महावीर जी के ऊपर ही रहेगा कि उन्होंने कौन कौन सी उनकी फ़िलॉसफी थी, उन्होंने कौन सी सोच है जो लोगों को दी, ठीक है जी. और उनकी सोच को लोगों ने कैसे अडॉप्ट किया और कौन कौन सी रिलीजियस डेवलपमेंट हुई, उनके आइडियाज़ क्या थे, उनकी टीचिंग्स क्या थी और उस टाइम में जो लोगों ने उनके जो सोच है उसको अडॉप्ट करने के रीज़न क्या थे, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, रिलीजियस स्ट्रक्चर क्या था जिससे वो लोग हैं जो परेशान थे, तंग थे. फिर उन्होंने न्यू आइडिया, न्यू फिलॉसफी है जो उसको अडॉप्ट किया, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. और लॉर्ड बुद्धा यानी कि महात्मा बुद्ध जी की लाइफ के बारे में भी हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में कि कैसे उनकी लाइफ थी और क्यों वो एक संत बने, एक महात्मा बने, उनके बारे में ये चीज़ भी हम अच्छे से है जो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी. तो दिस चैप्टर डिस्कस द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट इंडिया, मेनली फोकसिंग ऑन बुद्धिज़्म. So it's also examine the religious ideas and were compiled the texts reflected in the architecture and sculpture. So जो भी उनके religious ideas थे उनको कैसे किस चीज़ में रिफ्लेक्ट किया गया, जो पिक्चर्स थी या टेक्सेस थे या स्कल्पचर थे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम. तो नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, सोर्स हमारे पास कौन से हैं जिससे हम इस चैप्टर की वैल्यूएशन की, हमने इस चैप्टर को बनाया, कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं. तो फर्स्टली हमारे पास बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की जो टेक्सेस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है. ये मटेरियल है जिसमें मॉन्यूमेंट्स हैं और इंस्क्रिप्शन हैं, ये चीज़ें हमें मिलती हैं जिनसे हम इस चैप्टर की है जो अच्छे से वैल्यूएशन करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको समझते हैं. ये सोर्सेज की हेल्प से हमें काफ़ी कुछ जानकारी रिलीजियस फिलॉसफी, थिंकर्स, बिल्डिंग्स और हमें जो बिलीफ्स हैं उसके बारे में मिलती है. बिलीफ्स, विश्वास, बिल्डिंग्स, कैसे उन्होंने अगर विश्वास बना और बाद में उन्होंने उसको बिल्डिंग्स में चेंज कर दिया, मॉन्यूमेंट्स बना दिए, किले बना दिए. तो ये चैप्टर उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करता है, ठीक है जी. तो यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट मिड मिलेनियम BCE की बात करें तो एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में जब बहुत सारे फिलोसफर आए, बहुत सारे थिंकर आए. वो थिंकर कौन कौन से थे मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ. जैसे जरास्थुरा इन ईरान, कॉन्ग जी इन चाइना, सोक्रेट्स, प्लेटो इन ग्रीक,
in Greece, Mahavira and Gautam Buddha in India emerged. So ये different thinker हैं जो उस टाइम में मिड में मिलेनियम के मिड में आई है। जोरास्टर ईरान, कॉन्गजी चाइना, उसके बाद सोक्रेट्स प्लेटो ग्रीस में, महावीर और गौतम बुद्धा है जो वो इंडिया में आए। तो ये रीज़न है, ये पर्सन है जिन्होंने आके यहाँ पे रिलीजियस डेवलपमेंट है जो वो की। ठीक है जी। सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टीरियस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड कॉस्मिक ऑर्डर। सो जो ये थिंकर थे, ये पर्सन थे, इन्होंने किस चीज़ के बारे में समझने की कोशिश की। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने कॉस्मिक ऑर्डर या मिस्ट्रीज एग्जिस्टेंस कि कैसे ये संसार बना, ठीक है जी, इसके पीछे क्या रीज़न थे, और जो बर्थ है और जो डेथ है उसमें क्या रिलेशन है, दैट इज़ अ कॉस्मिक ऑर्डर। कि जो जन्म मरण का काल है उसके रीज़न क्या है, कैसे बंदा मरता है और बाद में उसका कैसे पुनर्जन्म होता है, और जन्म के बाद उसकी कौन कौन सी ड्यूटी हैं। सो दीज आर द मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो ये ह्यूमन बींग की जो मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस है उसको समझने की इन्होंने कोशिश की। तो इसी वजह से इनकी जो फिलॉसफी है पढ़ी जाती है, हम आज रीड कर रहे हैं। तो ये रीज़न है इनके कि ये जो महान थिंकर हुए हैं, ये इन्होंने हमें समझाया कि जन्म मरण का काल क्या है, इंसान को कैसे कौन से कर्म करने चाहिए जिनकी बदौलत उनको उनका जीना है, उनका मरना है, चलता है जी। तो ऐसे ये जो है सिस्टम ऐसे चलता रहता है। ठीक है जी, ये इसकी इंट्रोडक्शन में हम कर रहे हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद इन इंडिया this was also the time when cities and kingdom were developing and social economic life was changing in a variety of ways in Ganga Valley. These thinker of India attempt to understand these development as well. ठीक है जी। सो टाइम के साथ जैसे हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि कैसे किंगडम है जो डेवलप हुई, कैसे राजे बने, किंग वास्ट हुई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो एज वेल एज जो ये थिंकर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि ये डेवलपमेंट है जो कैसे हुई और लोगों की जो सोच है वो कैसे चेंज हो रही है, और उनमें उनको कौन सी फिलॉसफी है जो देनी चाहिए, कौन सा सोच उनको थॉट देना चाहिए जिससे वो अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें और संसार के बारे में जान सकें। ठीक है जी। इन पर्सनस ने ये चीज़ है जो समझाने की कोशिश की उनको, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम। अब हमारे पास फर्स्टली एक टॉपिक दिया हुआ है ग्लिम्पस ऑफ सांची। ठीक है जी। सांची क्या है जी? सांची की अगर हम ग्लिम्पस मीन उसको देखें एक बार, उसकी तरफ झांकें कि सांची क्या है। सांची एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी का स्तूप्स बने हुए हैं, यानी कि स्तूपास बने हुए हैं। तो स्तूपास क्या थे? स्तूपास उस चीज़ को बोला जाता है जो रिलीजियन बुद्ध धर्म की याद में बनाए जाते हैं, या जो वहाँ पे बुद्ध धर्म मेनली ये फिलॉसफी मानी जाती है कि जहाँ पे बुद्ध धर्म जी की डेथ हुई, जो उनके अवशेष मिले, तो वहाँ पे स्तूपास बने। ठीक है जी। सो जहाँ पे भी महात्मा बुद्ध जी के अवशेष यानी कि उनकी स्केल्टन मिला, यानी हड्डियाँ मिली, वहाँ पे ही स्तूप्स बनाए गए। तो सांची भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्तूपास बने हुए हैं। तो वो स्तूपास बहुत ग्रेट हैं, उनका जो आर्किटेक्चर है बड़ा इतना अच्छा है। सो जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने जो उनके गेटवे बने हुए थे तो उनको वहाँ पे यहाँ से लेके जाना चाहते थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे अपनी डेकोरेशन के लिए उन गेट्स को वो रखना चाहते थे, बट जो भोपाल की जो महारानी थी बेगम, उन्होंने इस चीज़ की उनको परमिशन नहीं दी, और उन्होंने उनको सेम गेट्स हैं जो वो डुप्लीकेट गेट्स हैं उनको बनवा के दिए, जिससे वो ओरिजिनल गेट्स हैं वो ना लेके जाएं और डुप्लीकेट सेम एज इट वैसे ही गेटवेज हो उन्होंने बेगम ने उनको बना के दिए, और वो यहाँ से लेके उसको यूरोप में चले गए। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं जो बेगम थी भोपाल की, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सांची के स्तूप्स को प्रोटेक्ट करने में, सांची के स्तूप को बचा के रखने में।
उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। ठीक है जी। तो सांची क्यों फेमस है? सांची इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे महात्मा बुद्ध जी के स्तूप्स हैं। ठीक है, स्तूप्स बना हुआ है, स्तूपास बना हुआ है, तो दैट्स वाई सांची इज अ इम्पॉर्टेंट प्लेस, फेमस प्लेस फॉर बुद्धिज्म ऑफ बुद्धिज्म, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक 2 आ जाता है हमारे पास, बैकग्राउंड ऑफ सेक्रीफाइस एंड डिबेट्स। अब स्टूडेंट्स, सेक्रीफाइस क्या होते हैं? सेक्रीफाइस मीन्स हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, उसके लिए हम कौन कौन सी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कौन कौन सी बलिदान दे सकते हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी कुर्बानी दे सकते हैं, उसको सेक्रीफाइस बोला जाता है। तो सेक्रीफाइसेस जो ट्रेडिशन है उसके ऊपर क्या डिबेट चली। ठीक है जी। तो ऋग्वेदा है जो ऋग्वेद है जो वो कंपाइल किया गया था 1500 BCE में। तो जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, तो ऋग्वेदा में काफ़ी कुछ है जो बताया हुआ है सैक्रिफिशियल जो ट्रेडिशन है उसके बारे में है, जो बताया गया कि जो सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, ज़रूरी हैं। अगर हम सैक्रिफाइस करते हैं, किंग सैक्रिफाइस करता है, तभी वो अपनी किंगडम को डेवलप कर सकता है, अपने राज्य को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट है जो कर सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सेक्रीफाइस है वो किसके लिए किए जाते हैं। देखिए इसमें वैराइटीज़ ऑफ डाइटीज़ हैं, जिसमें अग्नि है, इंद्रा है, सोमा है। So hymns chanted when the sacrifice was performed. People prayed for cattle, sun, good health, long life and other things. जैसे यज्ञ वगैरह किया जाता है, हवन वगैरह किया जाता है, तो उस वहाँ पे क्या होता है, वो एक तरह का सेक्रीफाइस है। तो वहाँ पे क्या होता है जी, जो मंत्र हैं वो चैंट किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, और पूजा की जाती है, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो वो क्यों किए जाते हैं, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि अपनी फैमिली की वेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए ये चीज़ें की हैं कि उनके जो कैटल हैं वो सही रहें, उनके सन की उम्र लंबी हो, घर में पैसा रहे, मनी रहे। ठीक है जी, और कोई बुरी चीज़ ना आए, तो इसके लिए वो सेक्रीफाइस करते थे। ठीक है जी। वो किसकी पूजा करते थे? अग्नि करती, सोमा करते थे, इंद्रा करते थे। ठीक है जी। तो ऐसे इन चीज़ों की जो पूजा करने का उनका मेन मकसद क्या था? घर में सुख शांति रहे, घर है जो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना रहे हो। सो इसी वजह से वो क्या करते थे, यहाँ पे सेक्रीफाइस है जो परफॉर्म करते थे। तो सेक्रीफाइस अर्लियर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली, लेटर 1000 BCE से लेके 500 BC सम वर परफॉर्म्ड बाय द हेड्स हाउस होल्ड वेल बीइंग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट। तो मोस्टली जो रिचुअल है, जो सेक्रीफाइस है, वो कौन परफॉर्म करता था? जो हमारे पास एविडेंस है 100 BCE से लेके 500 BC में जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं, उसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि जो सेक्रीफाइस है, जो यज्ञ है, हवन है, वो कौन करता है? जो हमारी फैमिली का हेड है, हाउस होल्ड हेड है, जो सबसे बड़ा बंदा है फैमिली का, वो क्या करता है जी? वो ये रिचुअल है जो परफॉर्म करता है। तो इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने का उनका टारगेट ये होता था घर में सुख शांति रहना। ठीक है जी। सो मोर इलेबोरेट, अब यहाँ पे हमारे पास 2 यज्ञ और हैं, 2 सेक्रीफाइस और हैं। वो कौन से हैं? एक राजसूआ है और एक अश्वमेध है। ठीक है जी। राजसूआ और अश्वमेध यज्ञ हैं जो सेक्रीफाइस हैं, जो किंग के द्वारा करवाए जाते थे। ठीक है, ये चीफ या किंग करता है, और ब्राह्मण्स के कांटेक्ट में आके ब्राह्मण उनको गाइड करते हैं। ठीक है जी। ये 2 बहुत फेमस हैं जो यज्ञ हैं, जो वो किए जाते थे किंग के द्वारा। सो मैनी पीपल वर अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, पॉसिबिलिटी ऑफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ, दीज इश्यूज हॉटली डिबेटेड। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये न्यू क्वेश्चंस। 2.2 हमारे पास आ जाता है सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशन। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे सेक्रीफाइस किए जाते हैं। सो जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो क्वेश्चंस आते गए, न्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन कौन से थे कि लोग आपस में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और दूसरों से ये चीज़ समझना चाहते हैं कि बंदे की जब डेथ हो जाती है तो उसका रीबर्थ होता है, बर्थ के पीछे क्या मिस्ट्री है, और आफ्टर डेथ है जो उसके बाद क्या मिस्ट्री है, कि रीबर्थ होता है या नहीं। सो ऐसे इशू को मतलब कि डिबेटेड हो गए, ऐसे इशू डिबेट होनी शुरू होगी इनके ऊपर। कोई पर्सन कहता है जी हाँ ऐसा नहीं होता, कोई कहता है ऐसा होता है। तो दीज आर द डिबेटेड इश्यूज। So people outside the Vedic tradition ask whether there was even a single ultimate reality.
पीपल आल्सो बिगन टू स्पेकुलेटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन। अब वैदिक ट्रेडिशन तो है जो वो क्या कहता है, यज्ञ करो, सेक्रीफाइस करो, ठीक है जी, ऐसे 4 वर्ण है, ऐसे सिस्टम चलता है। बट जो वैदिक से आउटसाइड है, वैदिक से बाहर वाले लोग क्या समझते हैं कि गॉड क्या है, कि सिंगल है, सिंगल एक पावर है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है, अल्टीमेट रियलिटी इज द वन, ठीक है जी। सो होल वर्ल्ड बिहाइंड दिस पावर, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय द वन पर्सन, वन सिंगल पर्सन, सिंगल गॉड, होल यूनिवर्स कंट्रोल्ड बाय पर्सन, बाय दैट सिंगल पावर, ठीक है जी। तो वो इस चीज़ को मानते नहीं थे, जो भी वैदिक ट्रेडिशन जो उनको समझा रहा है इस चीज़ को वो नहीं समझते थे, ठीक है जी। सो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो आने शुरू हो गए। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होनी शुरू हो गई। अब डिबेट और डिस्कशन कहाँ पे होती थी, देखिए जो रिलीजियस, यहाँ पे एक चीज़ है हमारे पास, वर्ड है कुथर गशाला, कुथर गशाला। तो ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे एक कोई पर्सन होता था जिसको नॉलेज है, जिसको ज़्यादा समझ है, उसके पास लोग आते थे, उनसे बातें करते थे, उनसे डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे कि हाँ जी व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, या व्हाट इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, भी लाइफ होती है डेथ के बाद या रीबर्थ का वो चक्कर है। तो ऐसे विषयों के ऊपर है जो डिस्कस होनी शुरू हो गई, डिबेट होनी शुरू हो गई, ठीक है जी। सो 1464 sect of school thoughts live a lively discussion debated what took place between the teachers and these schools of thought. Kutargashala place where the debate of the teachers who tried to convince one another and lay person about the validity of their philosophy took place. तो ये कुतर्कशाला, वहाँ पे भी लोग आते थे और जो पर्सन उनके साथ बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो उनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती थी ना कि वो उनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, अगर सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, कैसे, हाउ टू कन्विंस दैट दोज पर्सन कि आर फिलोसफी इज़ राइट या योर फिलोसफी इज़ रॉन्ग, ठीक है जी। सो दीज आर द डिबेटेड इश्यूज, नॉट अ सिंगल एंड वन इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग दिस, कि इनके ऊपर कोई भी एक राय नहीं है। तो आज भी हम अगर बात करें तो ये चीज़ें आज भी डिबेटेबल हैं, जो भी डिस्कशन होती है जब भी किसी रिलीजन को लेके या किसी भी बात को लेके, तो दीज आर द क्वेश्चंस आर डिस्कस नाउ अ डेज, एंड वहाँ उस टाइम तो हो ही रहे थे। तो यहाँ आज भी कोई भी क्वेश्चंस हैं इनका कोई भी आंसर नहीं हमें मिला, ठीक है जी। तो डिस्कशन में महावीर एंड बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। अब देखिए हमारे पास जो हमारे महावीर जी हैं या हमारे महात्मा बुद्ध जी हैं, उन्होंने भी वेद की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया कि वेद जो बता रहे हैं वो सही है, वो सही नहीं है, वो गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी पर्सन है जो उस कास्ट का है या उस वर्ण का है तो ये गलत है, ठीक है। उन्होंने भी उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया। सो दे एम्फसाइज्ड ऑन द इंडिविजुअल एजेंसी, के ये सब कुछ इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन जो वर्क करता है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको कैसा उसका रिजल्ट मिलेगा ये उसके ऊपर डिपेंड है। सो दे सजेस्ट मैन एंड वुमेन कुड स्ट्राइव अटेन लिबरेशन फ्रॉम द ट्राइबल एंड ट्रिबुलेशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। जो भी वर्क कर रहा है, बंदा कर्म कर रहा है, उसके ऊपर ही उसको जो है वैसी ही उसको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, वैसा ही उसको काम मिलेगा, वैसे ही उसको है जो कर्मों की सजा मिलेगी, जैसे जैसे जिसके वो कर्म है वैसे ही उसको उसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा, ठीक है जी। सो बियॉन्ड दीज वर्ल्डली प्लेजर्स, सो इसमें यही बताया हुआ है बियॉन्ड द वर्ल्डली प्लेजर, की बातों से कुछ नहीं होता, जो वर्क करता है, जो काम करता है, उस काम की ही कदर की जाती है, उसके द्वारा ही उसको उतना रिजल्ट मिलता है, ठीक है जी। तो वहाँ अब हमारे पास आ जाते हैं जी थर्ड में, जो हमारे मेन है वो कौन है जी, महावीर जी। थर्ड टॉपिक हमारा किसके ऊपर डिपेंड है जी, महावीर, जैनिज्म के ऊपर। जो 3.1 स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ठीक है जी। तो 3.1 में हम महावीर जी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर जी क्या है जी, देखिए महावीर जी हैं जो 23rd हैं, जो 24th हैं, जो तीर्थंकर है, ठीक है। उनसे पहले 23 हैं जो तीर्थंकर हुए हैं जैनिज्म में, और उनकी कौन सी टर्न है, 24 टर्न है उनकी, तीर्थंकर बने हुए हैं, जिन्होंने जैनिज्म का जो
वो था मैसेज था, वो स्प्रेड किया ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका ये वर्क। तो 24th तीर्थंकर थे, फर्स्ट उनके थे ऋषभदेवा। उनसे पहले थे महावीरा, से पहले थे पर्श वन वन था पर्श वन था, यानी वो 23 थे। 24 महावीर थे, और फर्स्ट थे जो ऋषभदेवा थे। ये मेनली इनके 3 के नेम्स हमने लर्न करने हैं, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है हमसे, ठीक है जी। सो जो बर्थ हुआ था महात्मा महावीर जी का, वो बर्थ हुआ था जी उनका कुंदल गर्मा में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो प्रेजेंटली बिहार में है, और बिहार नियर विशाली में। फादर का नेम था सिद्धार्थ, ठीक है जी। उनके फादर का क्या नेम है जी? सिद्धार्थ उनके फादर का नेम था, ठीक है जी। जो एक चीफ थे, क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करते थे। मदर का नाम था त्रिशाला, ठीक है जी। वाइफ का नाम था यशोधा, ठीक है जी। और 12 ईयर की एज में उनको नॉलेज मिल गई थी, यानी इनलाइटमेंट मिल गई थी, ठीक है जी। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 72 ईयर की एज में उनकी जो है डेथ है जो वो हो गई थी, ठीक है जी। तो अब महावीर जी के मैसेज क्या है, महावीर जी क्या बताते हैं जैनिज्म में, क्या बताते हैं कि जैनिज्म रिलीजन में क्या फिलॉसफी क्या है जैनिज्म की, और टीचिंग्स क्या है जैनिज्म की। सो द मेन टीचिंग ऑफ महावीर, द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या बताया जी, जितना भी हमारा वर्ल्ड है वो एंटायर वर्ल्ड क्या है, एनिमेटेड है, ठीक है जी। इवन स्टोन, रॉक्स, वाटर एंड लाइफ, यानी कि सभी में जान है। उनके अकॉर्डिंग क्या था जी, जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी में क्या है जी, उनमें लाइफ है, उनमें जान है। ये किसने बताया? महात्मा महावीर जी ने बताया कि होल वर्ल्ड इज एनिमेटेड, स्टोन, पत्थर, वाटर जो भी है वो सभी में जान है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, नो इंजरी टू लिविंग बीइंग स्पेशली ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट। भी हमने किसी को भी नहीं मारना, मारना तो दूर की बात है, किसी को कष्ट भी नहीं देना, कोई उनको तकलीफ भी नहीं देनी, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है जी। तो बिल्कुल नॉन वायलेंस वाला है जो इनका मेथड है, ठीक है जी। हमने कोई भी किसी को मारना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, ये हमारी मेन हमारी बात है जी। महात्मा महावीर जी ने इस चीज़ को है जो वो स्प्रेड किया, राइट एवरीबडी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी उनकी नेक्स्ट टीचिंग क्या है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा, कि जन्म मरण का जो चक्कर है वो कर्मा के ऊपर डिपेंड है। कर्मा के ऊपर डिपेंड मीन्स जो हमारी कर्म होंगे, जैसे हम वर्क करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा, ठीक है जी। तो जन्म मरण का चक्कर है जो वो हमारे कर्मा के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें वैसा ही जन्म है जो मिलेगा, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद असेस्टिज्म, पेनिस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। हमें घर का त्याग करना, हमें तपस्या करनी जरूरी है, तभी हम इस जन्म मरण के चक्कर से निकल सकते हैं। दिस कैन बी अटेन्ड ओनली रिन्यूसिंग द वर्ल्ड, इस संसार का भी त्याग करना जरूरी है, ठीक है जी। मोनेस्टिक इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सर्वेशन। सो ये फिलॉसफी है, ये टीचिंग है महात्मा महावीर जी की, और 3 एसेंशियल चीज़ें बताई हैं उन्होंने, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। कि हमारा जो एक्शन है वो राइट होना चाहिए, हमारे फेथ राइट होने चाहिए, और हमारी नॉलेज भी राइट होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला जी, क्या हमें नहीं करना चाहिए। महात्मा महावीर जी ने क्या बोला, कौन कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, मारना नहीं किसी को। टू एब्सटेन स्टीलिंग, की चोरी नहीं करनी। टू एब्सटेन लाइंग, झूठ नहीं बोलना। टू ऑब्जर्व कैली बेकी, यानी कि बांट के खाना है। टू एब्सटेन पोजेसिंग प्रॉपर्टी, कोई भी हमने प्रॉपर्टी है जो वो नहीं रखनी। इट मीन्स कोई भी हमने अपनी ज़मीन जायदाद है वो नहीं बना के रखनी, हमने सिर्फ अपनी लाइफ है दूसरों के लिए जीनी है, ना कि अपने लिए जीनी। उसके बाद जैनिज्म का स्प्रेड कहाँ कहाँ के पे हुआ जी। देखिए जो
जैनिज़्म है उसका स्प्रेड इतना ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है जी, सिर्फ इंडिया में ही रहा, इंडिया में भी कुछ पार्ट्स में ही रहा है। ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, अदर कंट्रीज़ में नहीं स्प्रेड हुआ, इंडिया में ही रहा। जैन स्कॉलर प्रोड्यूस अ वेल्थ लिटरेचर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, प्राकृतिक संस्कृत तमिल एंड प्रिजर्व लाइब्रेरीज अटैच टू टेम्पल्स, ठीक है जी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैनिज़्म है जो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन है और महावीर जी ने काफ़ी कुछ हमें इस रिलीजन में है जो बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कर ली इस चैप्टर की कि थिंकर्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, बिल्डिंग्स क्या हैं, और इसके साथ हमने जैनिज़्म के बारे में भी डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम महावीर जी के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बहुत कुछ है हमारे पास इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।